साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं डिस्कस करूंगा। एक ऐसा कंसेप्ट जो हमें समझना होगा, जो हर तरीके से इंडियन मैरिजेस और डिवोर्स के कॉन्टेक्स्ट को जो है गवर्न करता है। देखो, मैरिज का एक सोशल नॉर्म है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, और ऐसी संकल्पना हमारे देश में है कि दो लोग जो अपोजिट सेक्स के हैं एक परिवार बसाने के लिए, अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए और सोशल इंस्टीट्यूशन को गवर्न करने के लिए एक बंधन में बनते हैं, जिसको मैरिज कहलाता है। सबसे आनंद की बात क्या है कि हिंदू मैरिज एक्ट है, बट उसके बावजूद भी उसमें मैरिज तक को जो है डिफाइन नहीं किया गया है, डिवोर्स तक को डिफाइन नहीं किया गया है। सिंपल इतनी सी बात है कि इट इज़ द मैरिज विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एंड दीज आर द ग्राउंड फॉर द डिवोर्स। बट द की पॉइंट इज़ दैट कि कैसे हम ये माने कि ये मैरिज अब सर्वाइव नहीं करेगी, ये मैरिज अब ख़त्म हो चुकी है एंड द ओनली रेमेडी इज़ टू गेट अ डिवोर्स। देखो साथियों, हम लोग रोज़ जो है चोट खाते हैं, शरीर पे लगती है, परेशान हो जाते हैं, तो क्या हम अपना हाथ काट देंगे? सोचने की बात है ना, क्या हम अपना हाथ काट देंगे? नहीं काटेंगे ना। हाथ कब काटा जाएगा? जब गैंग्रीन है और डॉक्टर कहेगा भाई अब अगर जान बचानी है तो हाथ को हमें काटना पड़ेगा, इसको एम्प्यूट करना पड़ेगा। तो कहने की बात यह है कि जब भी कोई रेमेडी ली जाती है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा उसको भी देखा जाएगा। वो रेमेडी क्या एज पर लॉ सिक्योर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। होता क्या है, झगड़ा हो गया, पत्नी जाके बैठ के पियर में वो झूठा केस कर रही है, हम लोग हो गए परेशान। फिर जो हमारे सलाहकार हैं हमें कहते हैं कि भाई तू डिवोर्स फाइल कर दे। डिवोर्स समाधान नहीं है। डिवोर्स केवल आपको एक राइट दे रहा है कि अगर आपकी नहीं बनती है तो आप कोर्ट जाइए और जाकर डिवोर्स ले लीजिए। भले पत्नी बोलती रहे कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, पर अगर ग्राउंड स्ट्रांग है तो डिवोर्स तो मिल जाएगा। बट की पॉइंट इज़ दैट कि हम घर बिगाड़े क्यों? अगर घर बन सकता है तो घर बसा लो, झुको, पर इतना भी मत झुको कि हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंसेप्चुअली भी और सोशल नॉर्म्स के ऊपर भी, जो हमको समझ के चलनी पड़ेगी। क्लियर हो गया आपको? तो साथियों आज का जो जजमेंट मैं डिस्कस करूंगा, इसमें बहुत सारे पैरामीटर को डिस्कस किया गया है कि इम्पैक्ट क्या होगा सेक्शन 23 हिंदू मैरिज एक्ट का। ये फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो है जहां पर ऐसा इम्पैक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया और मैंने आज के वीडियो में जो है डिस्कस किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमको समझनी है कि डिवोर्स के जो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं उस पर 1976 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसका क्या असर पड़ा। क्लियर हो गया? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो कंसेप्चुअली भी है और समझनी भी है कि इनरिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज क्या है और आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को क्यों इंटरवेंशन करना पड़ता है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को क्यों इंटरवेंशन करना पड़ा, और ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट से हारने के बाद भी जो कंसर्न पिटिशनर है उसको तलाक कैसे मिला, क्रुएल्टी के पैरामीटर्स क्या हैं और क्रुएल्टी जो है वो प्रूव कैसे करनी पड़ती है, ये सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हमको समझने होंगे आज के अध्याय में। तो साथियों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे बेस्ड है। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो कुछ बताऊंगा उसको नोट डाउन करते हुए चलिए और अपने केस से हम उसको रिजेंबल करेंगे और एक एक बात को हम बहुत धीरे धीरे समझेंगे। वीडियो लंबा होगा बट समझना है तो टाइम तो लगेगा। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जजमेंट जो है ये काफ़ी रिसेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जिसका नाम है रूपा वर्सेस कमल नारायण। ये जजमेंट है 6 सितंबर 2023 का। सिविल अपील नंबर इसमें नहीं दिया गया है, बट ये अराइज हुआ है SLP नंबर 15793/2014 के कॉन्सिक्वेंटल में। साथियों इस केस में कोर्ट को ये तय करना था कि मैरिज को डिसॉल्व करने के पैरामीटर्स क्या हैं। सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 और 13 सब क्लॉज 1A में अंतर क्या है, 1976 का जो अमेंडमेंट आया उसका क्या असर पड़ेगा इन केसेस पे, और सेक्शन 23 हिंदू मैरिज एक्ट का कैसे राहत प्रदान करता है, कैसे राहत को जो है रोकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हमें डिस्कस भी करना है, जिनको हमें समझना भी है, ताकि हम अपने राइट्स को सिक्योर कर सकें। क्लियर है? चलें आगे। साथियों इस केस के बेसिक फैक्ट्स क्या है, पहले इसको हमको समझना पड़ेगा। दो पक्षकार हैं, जो अपीलांट है वो तो है वाइफ और जो रेस्पोंडेंट है वो है हस्बैंड। यहाँ पर तर्क ये है वाइफ का कि मैरिज जो है वो सोलमनाइज हुई है 2002 में। 2006 से हम रह रहे हैं अलग, क्योंकि हमारे बीच झगड़े हैं और एलिगेशन जो हैं वो हैं एडल्ट्रस लाइफ के, लेक ऑफ मेंटल इक्विलिब्रियम के, मतलब मेंटल फ्रीक्वेंसी मिसमैच है। क्लियर है? सिंपल सी बात समझाना चाह रहा हूँ। जिसको आप फ्रीक्वेंसी लिखो, इक्विलिब्रियम लिखो, दोनों ही एक ही बात है, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। तीसरा है पैथोलॉजिकल सस्पिशियस कैरेक्टर, कि एक दूसरे पर आरोप है कि भाई इनके चरित्र जो है वो संदिग्ध हैं और लंबे टाइम से अलग रह रहे हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पर एडल्ट्री भी है, क्रुएल्टी भी है और डेजर्शन भी, एक बिरला कॉम्बिनेशन है जो कि यूजुअली देखने को नहीं मिलता। जो पिटिशनर है उसका ये आर्गूमेंट है कि मैरिज जो है इट हैज़ बिन इनरिवर्टेबल ब्रेकडाउन, अब मरम्मत की स्थिति नहीं है, तो अंतिम विकल्प जो है वो डिवोर्स है।
साथियों इस केस में कोर्ट ने जो है फैसला दिया कि डिग्री ऑफ डिवोर्स ग्रांट होना चाहिए, बट क्या क्या पैरामीटर रहे उसको भी समझना होगा। एक एक बात को आप नोट करते हुए चलो। देखो, डिवोर्स के लिए जो कंसेप्ट है या जो ग्राउंड्स है वो है सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 और 13 सब क्लॉज 1A में। इसको हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट के अंदर। जो प्राइम ग्राउंड है वो तो है एडल्ट्री, और जो दूसरा ग्राउंड है वो है क्रुएल्टी, और तीसरा है डेजर्शन। इसके अलावा अन्य ग्राउंड्स भी हैं, उसमें महत्वपूर्ण ग्राउंड्स के हैं। सीज टू बी हिंदू, की धर्म परिवर्तन कर लिया कि कोई हिंदू बन गया मुसलमान शादी के सर्वाइव करते हुए, तो जो अपोजिट पार्टी है उसके पास एक ग्राउंड है टू क्लेम डिग्री ऑफ डिवोर्स। दूसरी बात, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या मेंटल डिसऑर्डर जो कांस्टेंट है, जिसकी कोई रिपेयर नहीं है, जिसकी कोई मरम्मत नहीं हो सकती, जिसको अपन मेंटल इलनेस, मेंटल अरेस्ट, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, डिसेबिलिटी ऑफ माइंड, शिज़ोफ्रेनिया, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है या मेडिकल टर्म्स है उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको देखेंगे। और इसके अलावा इसको एक ऐसी डिजीज़ है जो घातक भी है और कम्युनिकेशन फॉर्म में, जैसे एड्स हो गया। इसके अलावा उसने जो है इस संसार का परित्याग कर दिया अपने धर्म कांड को लेकर या धर्म कर्म को लेकर या धार्मिक ऑर्डर को लेकर, साथ साथ तक उसकी जो है कोई भी खैर खबर नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको जो है डेड मानते हुए मैरिज को जो है डिसॉल्व कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सब सेक्शन 1A है वो क्या ग्राउंड प्रोवाइड करता है आपको, एडिशनल ग्राउंड्स, कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कोएबिटेशन की बिटवीन द पार्टीज। सेक्शन 1A ये प्रोवाइड करता है एडिशनल ग्राउंड कि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रिजम्पशन ऑफ कोएबिटेशन। ठीक है जी, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड्स सब्सिक्वेंट टू पासिंग ऑफ डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। क्लियर है, और यही कंसेप्ट लागू है फॉर डिग्री ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट में। तो कुल मिला के सेक्शन 9 और 10 का जो आउटकम है वो 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 1A में जो है इंक्लूड किया गया है। अब 1976 में जो है अमेंडमेंट्स आए तो उस कंसेप्ट को और जो है लिबरल किया गया, मतलब आसान हो गया डिवोर्स देना। उसमें यह था कि एक्सपीडिएट डिस्पोजल किया जाए, कुछ सर्टेन पोजीशंस हैं जो कि हिंड्रेंस कॉज करती है इन पासिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिवोर्स, उसको जो है हटाया जाए। साथियों इस पर डिबेट्स हुई, चर्चा हुई, और कुल मिला के कुछ चीज़ों को जो है चेंजेस किया गया। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो वर्तमान केस है वो डिपेंड था क्रुएल्टी, एडल्ट्री और डेजर्शन की हद तक, तो कोर्ट ने सिर्फ अपने स्टडीज़ को वहीं तक कन्फाइन किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश बहुत सारी करी कि चीज़ों को डिस्कस किया जाए, डिफाइन किया जाए, बट कई बार कोर्ट को बहस सुनते हुए लगता है कि भाई नहीं भाई, जब मैट्रिक कन्फाइंड है टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो हम उस सब्जेक्ट तक की जो है बात करेंगे। क्रुएल्टी की परिभाषा कहीं भी दी हुई नहीं है। क्रुएल्टी एक लिबरल कंसेप्ट है। क्रुएल्टी ऐसा बिहेवियर है कि एक स्पाउस का दूसरे स्पाउस के साथ रहना संभव नहीं है। मान लो कि वो गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है, उसको मेंटल ट्रॉमा दे रहा है, फिजिकल ट्रॉमा दे रहा है, तो कैसे रहोगे आप? मतलब कुल मिला की चीज़ें कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट से बेस है। समझ लोगे तो आपको ईजी रहेगा, नहीं समझोगे दिक्कत आपको आएगी। तो क्रुएल्टी क्या है? बेसिकली इंडिकेशन ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है ना? तो इससे जो अगला बंदा है उसकी लाइफ पर, उसके रिलेशनशिप पर, टेम्परामेंट्स पर, इमोशंस पर असर पड़ रहा हो, तो ये इंसिडेंट ऑफ क्रुएल्टी है। फिर इसके बाद कई जजमेंट है, सब में एक ही बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दी कि ऐसा कंडक्ट जो अपोजिट पार्टी की लाइफ, लिबर्टी, रिलेशनशिप और इमोशन से खिलवाड़ कर दे। और ह्यूमन बिहेवियर आप सब जानते हैं कॉम्प्लेक्स है। कभी तो हंस रहा है कोई ह्यूमन, कभी रो रहा है, कभी दुख मना रहा है और कभी इंजॉय कर रहा है। तो जब उसका बिहेवियर भी चेंज होगा तो ऐसे कॉन्सेप्ट ऑफ क्रुएल्टी भी जो है वो चेंज होता है, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का जो अपब्रिंगिंग है, लेवल ऑफ सेंसिटिविटी है, एजुकेशन है, फैमिली बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड है, ये सब इंडिकेशन है कि क्रुएल्टी कॉन्स्टिट्यूट होगी या नहीं होगी। इसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन, सोशल स्टेटस, कस्टम, ट्रेडिशंस, रिलीजियस बिलीव, ह्यूमन वैल्यूज़, ये सब भी डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं क्रुएल्टी के अंदर। तो इन सबको देख के चलना चाहिए, बट टाइम इतना नहीं है कोर्टों के पास में। और जो यूजुअल इंस्टेंस क्रुएल्टी के जो आप प्लीड करते हो वो है कि जो आपके माता पिता हैं उनसे ढंग से बातचीत नहीं करी, आपसे ढंग से बातचीत नहीं करी, आपका अपमान किया, पेरेंट्स का अपमान किया, उनसे आप तबे से बातचीत करी, या जो आपके रिलेटिव है उनसे आप तबे से बातचीत करी। यूजुअली हम ये ग्राउंड प्लीड करते हैं, बट इसके अलावा और ग्राउंड्स भी हैं जिसको हमको रिफाइंडली जो है वो प्लीड करना है, और हम प्लीड कर सकते हैं, बट उस पर थोड़ा सा अपने को ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा एक बेसिक कंसेप्ट है सेक्शन 23 को लेके भी, और इसके अलावा डिग्री ऑफ प्रूफ को लेके भी। सबसे पहले हमारे डिग्री ऑफ प्रूफ पे कि अगर हम बात करते हैं क्रुएल्टीज़ की, तो वहाँ पर डिग्री ऑफ प्रूफ जो है वो बियॉन्ड रिजनेबल डाउट नहीं है। डिग्री ऑफ प्रूफ क्या है? प्रिपॉर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। इस बात को स्पष्ट किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन केस ऑफ NG दास्ताने वर्सेस S दास्ताने कि डिग्री ऑफ प्रूफ क्या है?
प्रिपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। और इसके अलावा सेक्शन 23 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो क्या आपने क्रुएल्टी को कंडोम कर दिया है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो क्रुएल्टीज़ हैं जो अजर्ट कर रहा है, कहीं ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि वो झूठ बोल के जो है कोर्ट में आ रहा हो, अनफेयर हैंड से आ रहा हो और तथ्यों को छुपाते हुए आ रहा हो और गलत सलत फैक्ट्स को प्लीड कर रहा हो। तो कोर्ट को हर चीज़ को प्रॉपर्ली जो है एवेल्यूएट करना है। जो मामला है बिपिन चंद्रा का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इट इज़ नॉट अ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ओके, डिवोर्स जो है एक सिविल रेमेडी है। तो कुल मिलाकर कंडोनेशन ऑफ द क्रुएल्टी, इसके अलावा टाइमली आप केस को लेके आ रहे हो और आप अनफेयर नहीं हो, ये सब फैक्टर भी डिसाइडिंग फैक्टर है डिवोर्स के अंदर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है शिवा शंकरन का, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कोर्ट ने कहा है कि अगर 142 संविधान की पावर एक्सरसाइज करनी है डिवोर्स को देते हुए, तो कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होगा कि मैरिज जो है एक सैक्रामेंट है, ये यूनियन है लोगों का, तो उसको आसानी से हम नहीं तोड़ सकते हैं। ऐसी सर्कमस्टेंसेस फाइल पे होनी चाहिए कि अब तो ये मैरिज सर्वाइव नहीं करेगी, अगर कंटिन्यू रखा गया तो इट विल अमाउंट टू अ फर्दर क्रुएल्टी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैरिज जो है यूनियन है 2 इंडिविजुअल्स का, जिसमें वो सेक्स भी कर रहे हैं, परिवार को आगे भी बढ़ा रहे हैं, सोशल नॉर्म्स को भी जो है निभा रहे हैं। तो कुल मिला के मैरिज एक सेंसिटिव इशू है, तो इसमें धर्म भी इन्वॉल्व हो गया, आपका रिलेशनशिप भी इन्वॉल्व है, आपका बिहेवियर भी जो है इन्वॉल्व हो गया। तो एक कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन है। तो जब भी मैरिज को डिसॉल्व करें तो सारे फैक्टर्स को जो है ध्यान में रखा जाए, तभी जाकर कोर्ट जो है निष्कर्ष ड्रॉ करे। अदरवाइज अगर निष्कर्ष ड्रॉ होंगे मियर सरमाइसिस पे, कॉन्जेक्टर्स पे, तो वो निर्णय सक्सेसफुल नहीं होंगे। कुल मिला के इनरिपेरेबल हार्म होनी चाहिए, और मैरिज को कंटिन्यू किया जाता है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा साइकोलॉजी पर और अपोजिट पार्टी के मेंटल हेल्थ के ऊपर। क्लियर है? तो उसी स्थिति में आप इस चीज़ों को देखें और उसका बेनिफिट जो है, जो राइट पर्सन है, उसको प्रोवाइड करें। साथ ही यहाँ पर जो मैरिज हुई है वो सोलमनाइज हुई है 2002 में। यहाँ पर जो है इनके बीच झगड़े स्टार्ट हुए। वाइफ ने जो है एज यूजुअल कंप्लेंट कर दी 498 की, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो अपना जो ससुराल है वो छोड़ के चली गई। और इसके अलावा जो कंसर्न हस्बैंड है उसके भी आरोप जो है वाइफ पर है कि वो एडल्ट्री में रह रही है। उसने मेडिकल एग्जामिनेशन की जो है मांग करी है, उसने कहा ये बच्चा कहाँ से हो गया जब हमने कोई कोएबिटेशन नहीं करा है। तो सारी बातों को देखते हुए कोर्ट ने देखा कि भाई जब लिविंग सेपरेटली है और कोई संभावना नहीं है मैरिज सर्वाइव करने की, तो अल्टीमेट ऑप्शन है कि इसको जो है डिसॉल्व किया जाए। कोर्ट ने जो वेरियस ग्राउंड थे टू डिसॉल्व द मैरिज, उन सबसे हटके जो एक महत्वपूर्ण ग्राउंड है विच इज़ नोन एज इनरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, उसको जो है कंसिडर किया। और सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट था इस पॉइंट पे शिल्पा वर्सेस वरुण का, उसको भी जो है कंसिडर किया कि जब आरोप जो है पक्षकारों के मतलब गंभीर प्रकृति के हैं तो उसके सिनेरियो में ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि अब ये मैरिज जो है वो सर्वाइव करेगी। तो जहाँ पर स्पेसिफिक इंसिडेंट है मेंटल क्रुएल्टी के, फिजिकल क्रुएल्टीज़ के, हाँ आरोपों से उनका सोशल स्टेटस भी अफेक्ट हो रहा है, तो इस सिनेरियो में इट इज़ बेटर कि मैरिज को जो है डिसॉल्व किया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि ग्राउंड ऑफ डिवोर्स के सिनेरियो में जो ग्राउंड हमने बताया है आपको ऊपर, इनरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ये एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, बट इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट, इट इज़ अ डिस्क्रेशन एंड इट हैज़ टू बी एक्सरसाइज विद ग्रेट केयर एंड कॉशन। सो कीपिंग इन माइंड सेवरल फैक्टर एंड फॉर डूइंग जस्टिस, तो कोर्ट ने मैरिज को जो है डिसॉल्व करने के यहाँ पर आदेश पारित किए। तो साथियों, आज के वीडियो से हम 3 बातें जो है समझ पाते हैं। सबसे पहली बात कि क्रुएल्टी को अगर प्लीड कर रहे हैं तो इट शुड बी स्पेसिफिक। अगर क्रुएल्टी अब सामान्य प्लीड करेंगे तो आपको राहत कोर्ट से नहीं मिलने वाली है। नंबर 2, जब भी क्रुएल्टी को प्लीड करें तो सपोर्टिंग एविडेंस जरूर देवें। इसके अलावा ग्राउंड अगर डाइजेशन का है तो इट इज़ वेल एंड गुड। अगर आरोप दोनों ही पक्षकारों के एक दूसरे पे हैं तो वहाँ पर कोर्ट अज्यूम कर सकता है कि ये मैरिज अब सर्वाइव नहीं करेगी। फिर भी अगर आपको डिक्री नहीं मिलता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 संविधान के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए इनरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पर भी आपको जो है राहत प्रदान कर सकता है। बट एक बात ध्यान रखिए कि ये मैटर ऑफ राइट नहीं है, इट इज़ अ कोर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिसको हमको ध्यान में रखते हुए चलना है, अपने राइट्स को सिक्योर करना है एज पर लॉ। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।